लार्ज एंस्टाइन इसको बोलते हैं स्टिटाइन। इसके 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। और इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सीकम, कोलन, मलाशय, ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, ध्यान रखेंगे। और इसका कार्य होता है खनिज एवं जल एवं जो है कि खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल एवं खनिज लवणों का जो इसका जो यकृत का वजन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1.5 किलो यानी 1.5 किलो का हमारा यकृत होता है, यानी लीवर जिसको बोलते हैं हम लोग, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि के रूप में लीवर को ही जाना जाता है और इसका जो भार होता है वो 1.5 किलो होता है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख क्रियाएं इसका देखें तो लीवर के जो प्रमुख क्रियाएं हैं, प्रमुख कार्य को देखें तो पित्त का उत्पादन करना, रक्त में अमीनो अम्ल का जो है कि विनियमन करना। उसके बाद तीसरा है यूरिया का संश्लेषण करना, लगभग 500 क्रियाएं करता है, ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस करना, उसके बाद हैपिरन व फिर फ्लाई। विटामिन एवं पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है? तो पोषण और विटामिन के बारे में यहाँ से जानेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील वाला और एक होता है वसा में घुलनशील वाला। तो ध्यान रखेंगे, वसा में घुलनशील वाला आपका हो गया ADE एडेक जो हो गया वह वसा में घुलनशील है ADE के। और जो मात्र 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है B और C। कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। पहला देख सकते हैं कि किसी विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। कौन से विटामिन है जिसे संक्रमण रोधी कहते हैं? विटामिन A को कहते हैं। कौन से विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी कौन से विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वह C विटामिन है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो C विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से घाव जल्दी नहीं भरते हैं? नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए फिर से लेकर के आया हूं मैं घटना चक्र का दृष्टि, जो कि विज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान कह लें, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से आप जानते होंगे यह साइंस जो होगा वह जनरल साइंस के तौर पे आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जो कि आपको प्रत्येक दिन सुबह के 8 बजे मिलते हैं वीडियो, ध्यान रखेंगे इस बात को। और नोटिफिकेशन भी आपको मिलते होंगे क्योंकि आप अभी तक सब्सक्राइब किए होंगे। तो अगर नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे इसमें जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसके माध्यम से। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक कह ले तो इसमें पितरस और लैंगरहैंस द्वीप का और परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ क्वेश्चन थे उसको हमने देख लिया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे यहाँ से हमने इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा और यहाँ से शुरू होगा, जिसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो सारी बात इंपोर्टेंट जो होगी फैक्ट के बारे में, यानी कि छोटी आंत के बारे में यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। तो देखेंगे कि छोटी आंत क्या होता है, इसके बारे में जाने। तो छोटी आंत के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह 6 से 7 मीटर लंबा होता है और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, यानी कि कुंडलित मतलब ये घूम घूम करके इसको बोलते हैं कुंडलित, है ना। इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है ग्रहणी जिसको बोलते हैं डोडेनम, और उसके बाद बोलते हैं मध्यांत्र जिसके बोलते हैं ज्यूसेनम, और तीसरा जो होता है लास्ट आपका शेषात्र बोलते हैं, सेलम बोलते हैं इसे। तो यह 3 भाग होते हैं छोटी आंत को और इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इसका कार्य को देखें तो कार्य भोजन का अंतिम रूप से पाचन तथा अवशोषण करना होता है। अवशोषण का मतलब समझ लें तो इसमें जो जितने भी सारे भोजन में जितने भी सारे प्रोटीन या फिर पोषक तत्व पाए जाते हैं उन सभी का शोषण करना और जो है कि खून में इसे मिलाना या फिर शरीर को प्रदान करना, इसका काम होता है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका अवशोषण कौन कौन से चीज यह जो है कि छोटी आंत जो है कौन कौन से पोषक तत्व का जो है कि पाचन करता है या फिर शोषण करता है। तो देखें तो यहाँ पर इरेप्सिन जो है इस एंजाइम का जो है कि पाचन करता है और इसका जो पाचन होता है पेप्टोन्स के द्वारा जो है कि पाचन होता है। पेप्टोन्स का पाचन होता है अमीनो अम्ल के द्वारा, देख सकते हैं इरेप्सिन पेप्टोन्स का जो पाचन होता है वह अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। माल्टोज का जो पाचन होता है वह ग्लूकोज के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। लैक्टोज का पाचन होता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के द्वारा, देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया है। लैक्टोज का जो है कि मिश्रण होता है, लैक्टोज का जो पाचन होता है वह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के द्वारा होता है। लाइपेज का जो है कि पाचन आप देखें, लाइपेज एक प्रकार से इमल्सिफाइड, इसमें वह क्या कहते हैं एंजाइम पाए जाते हैं। तो एमल्सिफाइड जो वसा का जो पाचन होता है वह फैटी एसिड के रूप में होता है। उसके बाद देखिए सुक्रोज का जो है कि सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में विखंडन हो जाता है।
इसी छोटी आंत में ही ये सारी क्रिया होती हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको कंसेप्ट विकसित होने की चांस बढ़ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे आपको। यहाँ देख सकते हैं अगला फैक्ट के रूप में बड़ी आंत के रूप में यहाँ पर बताया गया है। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंस्टाइन, इसको बोलते हैं इंस्टेटाइन। इसके 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। और इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सीकम, कोलन, मलाशय, ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, ध्यान रखेंगे। और इसका कार्य होता है खनिज एवं जल एवं जो है कि खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल एवं खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है हमारे किस अंग के द्वारा होता है? तो वह बड़ी आंत के द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे यहाँ से। यहाँ देख लेते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में यहाँ देख लेते हैं। अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं कि अन्य नाम इसका है कृमि रूप परिसेकिका, देख सकते हैं सेसिका, कृमि रूप परिसेसिका इसे बोलते हैं अन्य नाम के रूप में। अंग के बारे में देखें तो अवशोषी अंग के रूप में इसे भी जानते हैं, इसे वेजिटाइल ऑर्गन के रूप में आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं। उसके बाद है वेदांत के सीकम। वेदांत जो होता है, वेदांत मतलब जो है कि बड़ी आंत के सीकम से यह जो है कि जुड़ा होता है। बड़ी आंत का जो यह सीकम भाग है इससे जुड़ा होता है अपेंडिक्स। ध्यान रखेंगे। यकृत, यकृत के बारे में जानते हैं। इसका जो यकृत का वजन है कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1.5 किलो यानी 1.5 किलो का हमारा यकृत होता है, यानी लीवर जिसको बोलते हैं हम लोग, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि के रूप में लीवर को ही जाना जाता है और इसका जो भार होता है वह 1.5 किलो होता है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख क्रियाएं इसका देखें तो लीवर के जो प्रमुख क्रियाएं हैं, प्रमुख कार्य को देखें तो पित्त का उत्पादन करना, रक्त में अमीनो अम्ल का जो है कि विनियमन करना। उसके बाद तीसरा है यूरिया का संश्लेषण करना। लगभग 500 क्रियाएं करता है यह, ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोजेनोसिस करना। उसके बाद हैपिरन व फिर फाइब्रिनोजेन की जो है कि शोषण करना या उत्पादन करना। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है उसका उत्पादन करना। हैपरिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का जो है कि उत्पादन लीवर के द्वारा ही होता है। शरीर का तापमान बनाए रखना, यानी कि शरीर के तापमान को कंट्रोल करने की काम जो करता है वो लीवर के द्वारा ही होता है। इस सभी बात को आप ध्यान रखेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हैपिरेन या फिर कह ले तो फाइब्रिनोजेन जो है कि प्रोटीन जो है कि कहाँ उत्पादन होता है? तो इसका उत्पादन लीवर में होता है। अब परीक्षा की दृष्टि से आप देख लें कि कुछ प्रश्न है, यहाँ पर कुछ फैक्ट है, उसको ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पित्ताशय में बनी पथरी का निर्माण कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पित्ताशय में पथरी जो हो जाता है उसको आप लोग जानते होंगे। स्टोन का जो निर्माण होता है पित्ताशय में जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा हो जाता है। अगला है पित्ताशय में बनी पथरी वसा के पाचन को प्रभावित करती है। पित्ताशय में जो पथरी जम जाता है उसे जो है कि वसा के जो पाचन होता है उसको प्रभावित करता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन है एक प्रकार का, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखेंगे, जो जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं हम लोग। अगला है इंसुलिन की खोजकर्ता वेंटिक, देख सकते हैं वेटिंग महोदय थे। इंसुलिन की खोजकर्ता वेंटिंग महोदय थे। अगला है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जाइमेज होता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जाइमेज होता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है जाइमेज। एंजाइम मूलतः जो होते हैं वह जैव उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम रेनिन होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। लार में जल की मात्रा, लार जो होता है हमारे मुंह में होता है उसकी में जल की मात्रा होती है 99.5%, यानी कि 99.99% आपके जो लार होता है उसमें जल पाया जाता है। आगे चलेंगे और ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने पोषण एवं विटामिन। पोषण एवं विटामिन के बारे में जाने तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि परिभाषा क्या कहता है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है पोषक तत्वों का ग्रहण करना
और सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ में मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन से पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा जल और पांचवा खनिज और छठा है आपका प्रोटीन। ध्यान रखेंगे हमारे जो पोषक तत्व है हमारे खाने में, हमारे भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज और प्रोटीन। ध्यान रखेंगे। पोषक तत्वों का वर्गीकरण के बारे में जाने तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण के रूप में देख सकते हैं, संरचना की दृष्टि से अलग होता है और कार्य की दृष्टि से अलग होता है। संरचना की दृष्टि से 2 भाग में बांटे गए हैं, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक श्रेणी रखा गया है। कार्बनिक श्रेणी में देखें तो कार्बनिक श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन आ जाता है, और अकार्बनिक जो श्रेणी है उसमें जल और खनिज आ जाता है, मात्र 2। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो कार्य की दृष्टि से आप देख सकते हैं ऊर्जा उत्पादक या फिर वृद्धि, विकास एवं मरम्मत और अपचायी क्रिया का संलयन। तो वृद्धि के लिए आप देख सकते हैं प्रोटीन है, अपचायी क्रिया के संलयन के लिए विटामिन, खनिज और जल होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपका ऊर्जा के लिए और वसा ऊर्जा के लिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए प्रोटीन और अपचायी क्रिया का संलयन के लिए, उपापचयी क्रिया का जो संलयन के लिए विटामिन, खनिज और जल की आवश्यकता हो जाती है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है तो इसको भी देख लेंगे यहाँ से कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। सर्वाधिक ऊर्जा जो है कि हमें वसा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा 9.3 कैलोरी होता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है कि 1 गिलास पानी से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी होता है। और एक घाव के भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी एवं डी में से सहायक होता है कौन सा? तो सी विटामिन। यानी समझ ले कि घाव के भरने के लिए विटामिन कौन सा सहायक होता है? सी विटामिन। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट और फैक्ट है यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि सब्जी, मिर्ची, कुम्हरे, टमाटर व मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? तो मिर्च में आपका सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। मिर्च में आपको सर्वाधिक विटामिन सी पाए जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं विटामिन जो कि खट्टे फलों, साइट्रस जिसे बोलते हैं, साइट्रस पाया जाता है खट्टे फलों में। जो है कि देख सकते हैं कि विटामिन जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, तथा जो है कि चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। यानी कि चर्म को स्वस्थ रखने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी होती है। और खट्टे फलों में साइट्रस पाया जाता है, खट्टे फलों में सी विटामिन पाया जाता है। 3-4 क्वेश्चन एक टॉपिक से यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मुख्य स्रोत के रूप में आप देख सकते हैं कच्चे एवं खट्टे ताजे फल होते हैं कि विटामिन सी के लिए आपको कच्चे एवं खट्टे ताजे फल की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको विटामिन सी उसमें से मिल जाता है। विटामिन डी के लिए धूप जो होती है वह बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। और देख सकते हैं आगे विटामिन के बारे में बताया गया है कि विटामिन के खोजकर्ता के बारे में जाने तो कैसिमिर पंख साहब के द्वारा इसकी खोज किया गया था विटामिन की, और ये पोलैंड के रहने वाले थे। अन्य नाम के रूप में जाने तो सहायक आहार भी इसे कहा जाता है विटामिन को। उसके बाद देखिए तो कभी जो है कि कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो कोई भी विटामिन है उसकी कमी से होने वाले रोग को कहते हैं अपूर्णता रोग। और विटामिन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो 2 वैज्ञानिक थे, हॉपकिंस और कैसिमिर पंख साहब थे। ये दोनों जो है कि वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा जो है कि विटामिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आगे बढ़ेंगे जिसमें विटामिन एवं पोषक तत्व के बारे में बताया गया है। यहाँ पर विटामिन एवं पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है? तो पोषण और विटामिन के बारे में यहाँ से जानेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील वाला और एक होता है वसा में घुलनशील वाला। तो ध्यान रखेंगे वसा में घुलनशील वाला आपका हो गया ADE एडेक जो हो गया वह वसा में घुलनशील है ADE और जो मात्र 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है B और C। ध्यान रखेंगे BC हो गया जल में घुलनशील और एडेक हो गया आपका जो वसा में घुलनशील। ध्यान रखेंगे इस बात को। यह विटामिन जो है कि पूछा जाता है इस प्रकार से कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, और ऑप्शन में A, B, C और D दिया जाएगा। तो इसमें बताया जाएगा आपको कि इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है आपके सामने कि विभिन्न प्रमुख विटामिन स्रोत की कमी से होने वाले रोग
और विटामिन के स्रोत आप कहाँ कहाँ से कौन से विटामिन प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता ही है 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको विटामिन ए। विटामिन ए के अन्य नाम के रूप में आप देखें तो रेटिनॉल के नाम से विटामिन ए को जाना जाता है, और इसकी कमी से देखो तो रोतौंधी अपर जीरोथेल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सारे के सारे रोग आपको देखने को मिलेंगे विटामिन ए की कमी से। इसका स्रोत देख ले, ये हमें गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत एवं मछली के तेल से प्राप्त होता है। तो यह आपको जानने को मिला विटामिन ए के बारे में। विटामिन बी1, विटामिन बी1 के बारे में जाने तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इसका अन्य नाम थायमीन है। अन्य नाम क्या है विटामिन बी1 का जो है कि अन्य नाम थायमीन है। रोग इससे होने वाले रोग है बेरी और वृद्धि का रुकना, ये 2 रोग हैं जो कि आपको प्रभावित करता है विटामिन बी1 के कमी से। उसके बाद स्रोत के रूप में जाने तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि से संबंधित है यह स्रोत इसका विटामिन बी1 का। बी2 का आप देखें तो विटामिन बी2 का जो है कि अन्य नाम आप राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी2 का जो है कि नाम है, वैज्ञानिक नाम आप देख लें या फिर साइंस का नाम देख लें तो राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। इससे होने वाले जो रोग है, इसमें होने वाले रोग को बोलते हैं कीलोसिस बोलते हैं। इसका जो स्रोत आप देखें तो पनीर, अंडे, यीस्ट और मांस, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आपका विटामिन बी3 के कमी से देखें तो इसका पेलाग्रा रोग हो जाता है, और यह जो मिलता है हमें यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां से हमें बी3 विटामिन प्राप्त हो जाते हैं। इसका जो अन्य नाम है नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं, इसे निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं या फिर नियासिन भी बोलते हैं विटामिन बी3 को। विटामिन बी5 आता है आपके सामने, जो कहता है कि उसके अन्य नाम के रूप में पेंटोथेनिक अम्ल इसे बोलते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन बी5 को बोलते हैं। और चर्म रोग, सफेद बाल के जो कारण होते हैं वह विटामिन बी5 की कमी से होते हैं। इसके स्रोत के रूप में जाने तो यह हमें अंडे, दूध और मांस, मूंगफली से प्राप्त हो जाता है। विटामिन बी6 के बारे में जाने तो विटामिन बी6 आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देखें तो इसका अन्य नाम है पायरिडॉक्सिन, इसे बोलते हैं विटामिन बी6 को। और इसके रोग के बारे में जाने तो रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन इत्यादि रोग इससे हो जाते हैं। रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। इसका स्रोत है दूध, यीस्ट और अनाज व मांस, ये सारे चीज आपको विटामिन बी6 प्रदान करते हैं। अगला है आपका बी7 आपके स्किन पे विटामिन बी7 कहता है इसके अन्य नाम के रूप में बायोटीन, इसका अन्य नाम है। रोग के बारे में जाने तो रोग है इसका चर्म रोग एवं बालों का झड़ना, इसका बी7 की कमी से हो जाता है। स्रोत इसका जो है कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल इत्यादि से आपको बी7 विटामिन प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन बी9 के बारे में जाने तो अन्य नाम के रूप में इसे फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी जो रोग है, इससे होने वाले रोग है, इसकी कमी से होने वाले रोग रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि या फिर इस तरीके के रोग होते हैं। उसके बाद इसका स्रोत देखें तो हरी सब्जी, फलियां, यीस्ट, मांस आदि से इसको आप पूर्ण कर सकते हैं। विटामिन बी12 ध्यान देंगे, यह इंपोर्टेंट विटामिन है, इसे साइनोक्लोबामिन बोलते हैं। इसका जो विटामिन बी12 का नाम है साइनोक्लोबामिन बोलते हैं। इसका जो रोग है, इसका घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका में गड़बड़ी, इस प्रकार के जो रोग हैं यह विटामिन बी12 की कमी से हो जाते हैं। इसका अन्य जो स्रोत के रूप में जा रहे हैं तो स्रोत इसका मांस, मछली, अंडा, दूध एवं आंत्र के जीवाणु से होता है। उसके बाद देखें तो विटामिन सी है आपके सामने। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में भी जानते हैं और इससे होने वाले रोग स्कर्वी रोग कहलाते हैं। स्रोत आप देखें तो आंवला, नींबू वंश के फल, जो कि यानी कि नींबू वंश के जितने भी खट्टेदार फल हो गए उन सभी में, टमाटर व सब्जियां में पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन डी आपके स्क्रीन पे। विटामिन डी के बारे में जाने तो अन्य नाम के रूप में कैल्सीफेरॉल नाम से जानते हैं हम इसे। कैल्सीफेरॉल नाम से विटामिन डी को जानते हैं। इससे आपका होने वाला रोग है सूखा रोग, रिकेट्स जिसे बोलते हैं, जो बच्चे में हो जाता है, और इसको बोलते हैं ऑस्टियोमैलेशिया भी एक प्रकार का रोग है जो कि विटामिन डी के कमी से हो जाता है। इसके स्रोत के बारे में जाने, मक्खन, मछली का तेल, अंडा,
तथा सूर्य का जो प्रकाश है वह सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण यानी बैठना, सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करना एक प्रकार से विटामिन डी की कमी को दूर करता है। विटामिन ई के बारे में जाने तो अन्य नाम के रूप में जाने तो टेकोफेरोल बोलते हैं, इसे टेकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ई को। और जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी की जो बात होती है वह विटामिन ई की कमी से होता है। ध्यान देंगे इसका स्रोत है आपका तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन, ये सभी चीजों में यह पाए जाते हैं। इसके विटामिन के बारे में जाने तो विटामिन के का नाम है, देख सकते हैं नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं इसे। और इसके जो रोग है, इसके चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना इसका कारण है, विटामिन के कमी से हो जाता है यह। उसके बाद देखें तो स्रोत इसका आंत्र के बैक्टीरिया, हरी सब्जी, अंडा व सोयाबीन में यह पाए जाते हैं विटामिन के। ध्यान रखेंगे यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यह 3-4 बार जरूर आप देखिएगा, यहाँ से आपको अच्छा तैयारी हो जाएगा। उसके बाद देखें तो अगला टॉपिक के रूप में हम देखते हैं दूध। दूध से हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में जानेंगे। दूध के बारे में जानेंगे कि अन्य नाम इसे जानते हैं, अन्य नाम के रूप में यानी कि पूर्ण आहार के रूप में आप दूध को कह सकते हैं। इसका रंग सफेद होता है, या किसके कारण होता है सफेद रंग? कैसीन के कारण यह सफेद रंग होता है। पूछा जा सकता है कि दूध का रंग जो सफेद है वह क्यों होता है, कौन से विटामिन के कौन से जो तत्व है उसके कारण होता है, तो कैसीन नामक जो तत्व है उसके कारण होता है, जिसे फॉस्फोप्रोटीन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद गाय के दूध का जो है कि हल्का पीला रंग क्यों होता है, तो इसमें बीटा कैरोटीन नामक जो है कि तत्व पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो है कि हल्का पीला रंग का आपको दिखता है। दूध के जो प्रोटीन में दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन नाम का जो है एंजाइम दूध को पचाने में कारगर होता है। दूध के खट्टेपन का क्या कारण होता है, तो लैक्टोबैलिसस नामक बैक्टीरिया का उत्पन्न हो जाना। लैक्टोज में लैक्टोबैलिसस जो है कि बैक्टीरिया उसका उत्पन्न हो जाना लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण जो है कि दूध खट्टा हो जाता है। उसके बाद देखें तो संघटक के रूप में आप जाने तो यहाँ से देख सकते हैं, इसमें संघटक के रूप में तो दूध में कौन कौन से चीज पाए जाते हैं, तो 87% आपका जल होता है, पानी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटासियम होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद है आपके सामने में ग्लूकोज बहुलक। ग्लूकोज बहुलक से पहले आपके ऊपर में एक और टॉपिक है जिसे शरीर की कोशिकाओं में संश्लेषण के बारे में बताया गया है, और अनिवार्य एमिनो अम्ल के रूप में यहाँ पर जाने की शरीर के जो कोशिका है उसके द्वारा संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, और अनिवार्य जो एमिनो अम्ल है उसके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ग्लाइसिन जिसे बोलते हैं, पहला नंबर में अमीनो अम्ल है, ये सारे के सारे अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन, सेरीन, उसके बाद टाइरोसिन, उसके बाद एलोनीन देख सकते हैं, उसके बाद ग्लूटामेटिक जो है कि अम्ल, ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्फॉर्बिक अम्ल, उसके बाद एस्पोरेजिन, अर्जिनिन और सिस्टीन, ये 11 प्रकार के अमीनो अम्ल है। ध्यान रखेंगे इसको। यह अनिवार्य अमीनो अम्ल है जो कि शरीर की कोशिकाओं में जो है कि शरीर की कोशिकाओं में भी संश्लेषण का काम यह अमीनो अम्ल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके साथ लेकर के आएंगे। ग्लूकोज बहुलक के रूप में देख सकते हैं, ग्लूकोज एक बहुलक के रूप में काम करता है। स्टार्च आपको देखने को मिलता है जिसमें वनस्पति से प्राप्त होता है यह स्टार्च। आयोडीन घोल से क्रिया करता है जो कि नीला एवं काला रंग को प्रदान करता है। पादप जो है कि पादप बीजों में एमाइलेज देख सकते हैं, एमाइलेज या फिर एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। पादप बीजों में एमाइलेज या फिर एमाइलोपेक्टिन के रूप में जो है कि उपस्थित होता है। उसके बाद सेलुलोज के रूप में आप जाने तो सेलुलोज जो होता है वनस्पति से प्राप्त होता है, और आयोडीन घोल में जो है कि यह अभिक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज जो क्या करता है, तो आयोडीन के घोल में अभिक्रिया नहीं करता है। और कोशिका भित्ति का निर्माण करता है कौन, तो सेलुलोज के से ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और स्टार्च आपको जो है कि आयोडीन घोल को नीला एवं काला कर देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
और आगे बढ़ेंगे अमीनो अम्ल के बारे में। अमीनो अम्ल के बारे में यहाँ पर बताया भी गया है कि भोजन में केवल भोजन से प्राप्त जो है कि अमीनो अम्ल कौन कौन से है, तो अनिवार्य अमीनो अम्ल के रूप में यहाँ पर भी देख सकते हैं हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन जो है कि भोजन से प्राप्त होते हैं। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और मेथाओनिन, देख सकते हैं फेनिएल एलिनिन, उसके बाद है ट्रेप्टोफैन, उसके बाद वेलिन और थ्रियोनिन। ये सारे के सारे अमीनो अम्ल है जो कि भोजन से ही केवल प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले देखेंगे तो यह ऊर्जा उत्पादक के रूप में होता है, वसा भी ऊर्जा उत्पादक के रूप में होता है। उसके बाद प्रोटीन का देखें तो शरीर का निर्माण करने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। चौथा में आप देख सकते हैं विटामिन जो है कि उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और खनिज लवण जिसे उपचायी क्रियाओं के द्वारा जो है कि नियंत्रण एवं नियमन किया जाता है। ध्यान रखेंगे उपापचयी क्रियाओं का जो नियंत्रण एवं नियमन के लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखेंगे लास्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पहला देख सकते हैं कि किसी विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। कौन से विटामिन है जिसे संक्रमण रोधी कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। कौन से विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी कौन से विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो वह सी विटामिन है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो सी विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से घाव जल्दी नहीं भरते हैं? किस विटामिन की कमी से जो है कि घाव जल्दी नहीं भरते हैं? विटामिन सी की कमी से घाव जल्दी नहीं भरते हैं। उसके बाद धान की भूसी से कौन सा विटामिन होता है? धान की भूसी में कौन सा विटामिन होता है? तो यहाँ देखेंगे B1 विटामिन होता है। नेक्स्ट है आपका कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट आपको देखने को मिलेगा। और किस विटामिन की कमी से होने वाले स्वप्न याद नहीं रहते हैं, यानी कि किस विटामिन की कमी से होने पर जो है कि किस विटामिन की कमी होने से सपना जो है कि सपना जिसे बोलते हैं वह याद नहीं रहता है, तो विटामिन B6 है जिसके कमी से आपको सपना में देखे गए जो चीज होते हैं उसको याद आप नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले जो चैप्टर है, इसके आगे वाले जो पेज है जिसमें हम देखेंगे वसा अम्ल के बारे में, वसा के प्रकार के बारे में, इसके आगे वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।